नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भद्राद्री कोटागुडेम जिले में आदिवासियों के हमले में वन रेंज अधिकारी श्रीनिवास राव की मौत पर शोक जताया है। सीएम केसीआर ने हमले मारे गए अधिकारी के परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। मृत अधिकारी पर मंगलवार को आदिवासियों ने चाकू से उस समय हमला किया जब उन्होंने चंद्रगोंडा मंडल के बिल्लापाडू गाँव में वृक्षारोपण को काटने से रोकने की कोशिश की थी। हमले के बाद खम्मम अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सीएम केसीआर ने फारो श्रीनिवास राव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केसीआर ने पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी को कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया ताकि दोषियों को सजा दी जा सके। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद बी संजय कुमार ने टीआरएस सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल एसआईटी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बेल संतोष को नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस एसआईटी की ओर से टीआरएस विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जांच को लेकर जारी किया गया। टीआरएस सरकार को निशाने पर लेते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा है कि संतोष एक महान व्यक्ति है जो बिना किसी पद की इच्छा के देश के लिए काम कर सकते हैं। बंडी संजय ने कहा है कि अगर नोटिस के नाम पर प्रचारकों का अपमान किया जाएगा तो देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बंडी ने शहर के बाहरी इलाके में भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि बेल संतोष जी विधायक सांसद नहीं बनना चाहते। बेल संतोष विदेश में निवेश नहीं करना चाहते। बेल संतोष संपत्ति हासिल नहीं करना चाहते। बेल संतोष जी एक महान व्यक्ति हैं जो इस देश के लिए काम करते हैं। वो एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को बनाया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की एमएलसी के कविता ने टिप्पणी की कि भारतीय जनता पार्टी का काम राम के नाम का जाप करना और फिर किसी अन्य दलों के नेताओं को या तो उन्हें बहला फुसलाकर या उनके साथ जबरदस्ती करना है। राम राम जपना पराया नेता अपना। उन्होंने कहा है कि अगर उन पर ईडी, आईटी विभाग या सीबीआई को नहीं धकेला जाता है तो टीआरएस के नेता खड़े रहते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं, जीतते हैं और तेलंगाना के लोगों की सेवा के लिए वापस आते हैं। टीआरएस एमएलसी ने कामारेड्डी में आयोजित एक आत्मीय सम्मेलन सभा के दौरान ये टिप्पणी की है, जहाँ उन्होंने टीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। तेलंगाना के श्रम मंत्री सी मल्लारेड्डी ने अपने निवास और शैक्षणिक संस्थानों पर मारे गए छापों के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ आए सीआरपीएफ के कर्मियों पर उनके बेटे की पिटाई करने का आरोप लगाया है। मल्लारेड्डी के बेटे महेंद्र रेड्डी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत में मल्लारेड्डी ने दावा किया है कि उनके फैमिली डॉक्टर को उनके बेटे का इलाज नहीं करने दिया गया। इस मामले पर आयकर विभाग के अधिकारियों से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं मिली है। मल्लारेड्डी ने कहा है कि सीआरपीएफ पुलिस ने मेरे बड़े बेटे को पूरी रात पीटा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने मेरे बेटे को डॉक्टर को उसका इलाज नहीं करने दिया, वो मुझे भी उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। अगर उन्हें कुछ अज्ञात धन मिला है तो उसमें क्या गलत है? उन्हें अपना काम करना चाहिए। इन छापों को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए रेड्डी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें और तेलंगाना राज्य समिति की सरकार को निशाना बना रही है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी 28 नवंबर को प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेगी। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय कुमार मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद निर्मल जिले से पदयात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। अंतिम बैठक करीमनगर में होगी। पदयात्रा दिसंबर मध्य तक जारी रहेगी। बीजेपी के मुताबिक बंडी संजय कुमार ने प्रजा संग्राम यात्रा के 4 चरणों को पूरा कर लिया है। भाजपा के बयान में कहा गया है कि वो अब तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार भ्रष्ट तानाशाही शासन के खिलाफ चले हैं और 13 लोकसभा और 48 विधानसभा क्षेत्रों में 1178 किलोमीटर की दूरी तय की है। गुजरात में एआईएमआईएम आगामी विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखा रही है। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है और कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में जुटी हुई है। अगले महीने 2 चरणों में होने वाले चुनाव को वैसी की एआईएमआईएम ने रोचक बना दिया है। गुजरात में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। गुजरात में ओवैसी ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे हैं जहाँ मुस्लिम और दलित बाहुल्य हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है क्योंकि वोट बंटने की संभावना ज्यादा है। गुजरात चुनाव में अब तक बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को गुजरात में कितना फायदा होगा। गुजरात चुनाव में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ सकते हैं? एक सर्वे में बताया गया है कि 51% गुजरात की जनता ने कहा है कि हाँ, गुजरात में ओवैसी खेल बिगाड़ सकते हैं, जबकि 49% जनता ने इस सर्वे का जवाब नहीं में दिया है। इसका मतलब है कि गुजरात की 49% जनता ये मानती है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को गुजरात में कोई फायदा नहीं होगा।
तेलंगाना में कोविड-19 के 14 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,030 हो गई है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 10 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,36,803 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी भी व्यक्ति की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 116 है। सीए लागू करने को लेकर देश में मचे बवाल के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी लागू करने की आड़ में डिटेंशन कैंप में भेजे जाने से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के सीमांत परिवारों को जमीन के दस्तावेज वितरित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कार्यक्रम में 4,701 जमीन के पट्टे सौंपे। ममता बनर्जी ने कहा है कि सुनिश्चित करें कि आपका नाम मतदाता सूची में है, नहीं तो आपको एनआरसी के नाम पर डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। ये बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही गंदा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उनके बयान ने राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। शशि थरूर ने मंगलवार को अपने गृह नगर केरल पहुंचकर वहां यूडीएफ के सहयोगी एयूएमएल के नेताओं से मुलाकात की और कहा है कि वो किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता और किसी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी केरल कांग्रेस में कोई गुट बनाने की दिलचस्पी नहीं है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टिप्पणी उस समय आई है जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि केरल कांग्रेस का एक गुट थरूर गुट बनाने का समर्थन कर रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि गुट बनाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। थरूर ने कहा है कि ऐसे समय में जब देश में विभाजनकारी राजनीति का बोलबाला है, ऐसी राजनीति की जरूरत है जो सभी को एक साथ लेकर चले। मलप्पुरम में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पनक्कड़ की मेरी यात्रा में कुछ भी असामान्य नहीं था। देश में विभाजनकारी राजनीति के समय समावेशी राजनीति की जरूरत है। भारत के भविष्य के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।